Good morning, everyone. Check carefully. Am I audible properly? फटाफट सब लोग Yes, sir. कीजिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जस्ट विद इन नेक्स्ट 1 मिनट। सभी लोग चेक करें स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एवरीबडी प्लीज चेक, इज माई स्क्रीन विजिबल नाउ? Yes, visible. Yes, और sir. मैं उम्मीद Yes, sir. करता हूँ कि जिस समय मैं बोल रहा होऊंगा उस समय आपको आसपास से कोई नॉइस नहीं आ रही होगी। इज इट लाइक दिस? ऐसा ही है ना? हाँ, Sir. जब मैं बोल रहा हूँ उस समय आपको आसपास से कोई नॉइस का प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ऊपर फैन चल रहा है, तो जब मैं व्हेन आई एम बीइंग क्वाइट तब शायद थोड़ी बहुत आवाज होगी। इज इट डिस्टर्बिंग? शुड आई स्विच ऑफ द फैन? ज्यादा डिस्टर्बिंग है तो मैं बंद करूं क्या? No, it's fine. अच्छा वेट, लेट मी चेक विद द विंडो, प्लीज वेट। चलिए, गुड इनफ। वो डिस्टर्बेंस भी खत्म हो गया। विंडो इज इनफ, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? एम आई ऑडिबल ऑल्सो? Yes, sir. चलिए, बढ़िया। नाउ let's start the class. We will go in a little bit more speed. Everybody be attentive, be responsive. Being responsive is very very important. ठीक है, उस पे ही क्लास का पूरा सिलेबस और पूरा स्पीड डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे। एंड until now I must say I'm happy with the class. एटलीस्ट यहाँ पर 8-10 बच्चे तो हैं ऐसे जो फटाफट फटाफट रिस्पॉन्स करते हैं, यस और नो वट एवर डाउट्स अपने आप पूछते हैं। सो दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम अ स्टूडेंट। मैं कभी भी, मेरी कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती बच्चों से कि माय स्टूडेंट शुड बी सुपर इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे हों, बड़े तेज दिमाग हो, फलाना डिमाना, कुछ नहीं। आई जस्ट वांट माय स्टूडेंट्स टू बी सुपर रिस्पॉन्सिव। दिमाग नहीं भी है चलेगा, मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स नहीं भी आते हैं चलेगा, मैं सिखाऊंगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सिखाने का काम मेरा है, आप बस रिस्पॉन्स करते रहिए। टिल नाउ योर क्लास हैज बीन वेरी गुड इन दिस। एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। कैन आई हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ? सब लोग कम से कम अपने लिए तो एक बार ताली बजा सकते हैं ना? जस्ट गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ। सबको एक दूसरे की ताली सुनाई देनी चाहिए। कैन वी डू दिस? स्टार्ट। बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस ठीक है, काफी है। आई गॉट द रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो लास्ट क्लास तक हमने ग्रामर्स डिजाइन कर लिए थे, ग्रामर्स डिजाइन करना सीख लिया था। आई होप किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी आपको। बेसिक्स अगर एक बार आ जाता है तो फिर क्वेश्चंस आसानी से बनने लगते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए मुझे। No, sir. चलिए लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, व्हाट इज दैट, कि नाउ वी आर क्लियर फॉर वन थिंग, कि अगर आप किसी भी तरीके की लैंग्वेज को फ्रेम करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज को फ्रेम करने के लिए आपके पास एक ग्रामर होनी बहुत जरूरी है।
वो ग्रामर से ही वो लैंग्वेज फ्रेम होती है। और इस क्लास में ये बड़ा इशू है यार, कभी कबूतर कभी मधुमक्खी, कुछ ना कुछ यहाँ पे आता ही रहता है। वंस यू ओपन द विंडो, पता नहीं क्या है आसपास। डैम इट। सो इफ यू हैव द लैंग्वेज, तो उसके लिए आपको ग्रामर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वी आर वेरी क्लियर फॉर द थिंग कि हाँ ग्रामर जो है इट्स अ फोर टपल टूल। इसमें फॉरेन नेशनल स्टूडेंट नहीं है ना कोई? हिंदी समझ में आती है ना सबको? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. चलो गुड। सो इट्स अ फोर टपल टूल, इस बारे में भी हमें प्रॉपर आइडिया मिल चुका है। वी एन वी टी पी और एस क्या है, ये सब अच्छे से जानते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड टू मोर थिंग्स which are related to each other. Those two things are those two things are one is called Chomsky hierarchy. hierarchy की स्पेलिंग मेरी कई बार गड़बड़ हो जाती है, so don't mind that. ठीक है, आप लोग ठीक से लिखना। Chomsky hierarchy and another thing is types of grammar. ठीक है, these are two important things जो अब हमें समझनी है। ठीक है, अभी तक अब ये जो टाइप्स ऑफ ग्रामर हैं इसका क्लासिफिकेशन आप अच्छे से समझ लीजिए। हालांकि मैं लिखूंगा पहले चॉम्स्की हायरार्की। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। इस तरह से करते हैं। व्हाट इज दिस चॉम्स्की हायरार्की? जस्ट लाइक दैट, जैसे हमने हाउ वी हैव स्टडीड द लैंग्वेज, आपको याद होगा जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों चीजें जो हैं दे बेसिकली रिप्रेजेंट रेगुलर लैंग्वेज ओनली। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन फिर भी हम रेगुलर लैंग्वेज का एक शब्द भी अभी पढ़ने नहीं वाले हैं। हम सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन ही पढ़ेंगे और उसके बाद कभी आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। एंड देन वी हैव एक्सप्लोर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया कि लैंग्वेज क्या है, और ना कि सिर्फ लैंग्वेज बल्कि उस लैंग्वेज के लिए ग्रामर क्या होती है ये भी हमने एक्सप्लोर किया। ठीक है, जस्ट लाइक दैट अभी मैं सिर्फ आपके सामने चॉम्स्की हायरार्की बनाऊंगा और उसको एक इंट्रोडक्शन में बता दूंगा कि ये क्या है। ठीक है, पर ये क्यों है, और चॉम्स्की वाज द साइंटिस्ट बाय द वे, ये उन्हीं का नाम है। चॉम्स्की ने ये कंक्लूजन कैसे बनाया इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट लेट मी ड्रॉ दी चॉम्स्की हायरार्की। नेट पे भी आप कई सारे डायग्राम्स देख सकते हैं, टाइप भी करेंगे अगर गूगल पे चॉम्स्की हायरार्की तो ऐसा ही डायग्राम आपको दिख जाएगा जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा और बढ़िया बना हुआ होगा, सुंदर सा। इसको चला ट्राई। चलो एक काम करते हैं, कुछ सर्कल्स ही ड्रॉ कर लेते हैं, दैट विल बी गुड। फर्स्ट टाइम जब मैं माउस यूज कर रहा हूँ क्लास में। अभी तक सारी चीजें मैंने पेन से ही लिखी हैं, लिख सकते हैं इसको भी पेन से, बट जस्ट फॉर अ फ्रेश वे आई एम डूइंग दिस। आप काम करते समय एग्जाम में ध्यान रखिए कि वो सर्कल आपका एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो उतनी जरूरी बात नहीं है। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आप सही तरीके से उसको डिफाइन कर दें कि कंप्यूटर साइंस है, आर्ट्स नहीं है। सर्कल ऐसा का ऐसा बनाना है कि नहीं मतलब नहीं है, बस उसके अंदर जो लिखना है वो इम्पोर्टेंट कंटेंट है। ठीक है, उसका खास तौर पे सबको ध्यान रखना है। लेट्स हैव दिस।
लाइट सा कलर ले लेता हूँ मैं जिसमें इट इज विजिबल रेड। ज्यादा ही हो गया, ये बिंदी जैसे लग रहा है। चलो दैट्स फाइन। ठीक है, ये हो गए सर्कल्स। अब एज आई सेड सर्कल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर जो हम लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज व्हाट अनरेस्ट्रिक्टेड बाय डिफॉल्ट। सब जगह एक चीज लिखी हुई है, अनरेस्ट्रिक्टेड के बाद भी मैंने लिखना है ग्रामर, और ऐसे ही जहां जहां जो कुछ लिखूंगा उसके बाद ये ग्रामर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं खाली यहाँ पर ग्रामर एक जगह कॉमन लिख देता हूँ। आपको ध्यान रखना है पेपर में जब आप लिखेंगे तो पूरा लिखना है अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। उसके बाद जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो वर्ड साथ में ग्रामर सबके साथ लिखेंगे। ठीक है, दिस इज अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। देन वी हैव कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। आगे क्या लिखना है? ग्रामर। देन वी हैव कॉन्टेक्स्ट फ्री। आगे क्या लिखना है? ग्रामर सभी को। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे। एंड लास्ट वन इज रेगुलर, साथ में क्या लिखना है? ग्रामर, एवरीवन। ठीक है, फाइन। दिस डायग्राम इज नोन एज चॉम्स्की हायरार्की। ठीक है, फाइन। एंड पैरेलली दीज थिंग्स आर टाइप 0 टाइप 1 आल्सो। मैं ओरिजिनली जो डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं वो इस तरह का है, ध्यान रखिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रामर, आउटर रीजन जो है वो टाइप 0 है। ठीक है, और अंदर के रीजन्स जो हैं वो रेस्पेक्टिवली आगे काम करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड टाइप 0, दिस इज कॉल्ड टाइप 1, दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एंड दिस इज कॉल्ड टाइप 3। ठीक है, एज आई सेड दो ही चीजें पढ़नी है हमें केवल। एक तो ये चॉम्स्की हायरार्की का डायग्राम मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, इसके साथ इट हैज सर्टेन फैक्ट्स। क्या फैक्ट्स हैं वो मैं आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, सो व्हाट यू कैन से इज इवैल्यूएशन और यू कैन से कंक्लूजन ऑफ चॉम्स्की हायरार्की। ये कंक्लूजन ऑफ चॉम्स्की हायरार्की कोई प्रोफेशनल हेडिंग नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि जो अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, ठीक है, इट्स लाइक जैसे आप यहां देख रहे हैं उसी तरीके से, जैसे व्हाट आई कैन से रेगुलर ग्रामर is the subset of context free ग्रामर। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बार बार आपको ग्रामर वर्ड लिख रहा हूं ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप चॉम्स्की हायरार्की को एक्सप्लेन कर रहे हैं तब तो खास तौर पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिकॉज चॉम्स्की हायरार्की बिहेव्स डिफरेंटली फॉर लैंग्वेज एंड डिफरेंटली फॉर ग्रामर। इसलिए ये बात सब लोग एग्जाम में ध्यान रखें, और खास तौर पे द पीपल हु वांट टू राइट द गेट एग्जाम इन देयर फाइनल ईयर, उन्हें तो ये बात समझ लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज गेट में जब क्वेश्चन आता है ऑटोमेटा पे तो 90% बच्चे यही गलती करते हैं, वो चॉम्स्की हायरार्की के लिए, जो चॉम्स्की हायरार्की जो लैंग्वेजेस के लिए है उसको ग्रामर के साथ मिक्स कर लेते हैं, और फिर जो गजब का कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक एक क्वेश्चन पे 10-10 मिनट लगाते हैं और उसके बाद भी गलत कर देते हैं। ठीक है, उस बात से आप जरा दूरी बना के रखिए। तो अभी मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ चॉम्स्की हायरार्की में, ऑल दैट स्टफ, ऑल दैट पॉइंट नोट कर लीजिए बात, ऑल दैट स्टफ इज ओनली एंड ओनली फॉर ग्रामर्स। लैंग्वेज के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज अगेन द सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, and again this is the subset of unrestricted ग्रामर। ठीक है, ये चॉम्स्की हायरार्की का कंक्लूजन है। सो दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज द कंक्लूजन। सबसेट वर्ड से मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग अवेयर हैं। सबसेट वर्ड में देयर शुड नॉट बी एनीथिंग जिसके साथ आप कंफर्टेबल ना हो, है ना। ए बी का सबसेट है, मतलब ए में वही एलिमेंट्स हैं जो बी में अवेलेबल हैं।
ठीक है, तभी हम ऐसा कहते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। सो इट्स लाइक रेगुलर ग्रामर में जो भी प्रोडक्शंस हैं, ठीक है, और कोई एक, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सेट ऑफ रेगुलर ग्रामर में जो भी ग्रामर्स हैं, दे आर द सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसी तरह सेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में जो भी सबसेट, जो भी ग्रामर्स हैं, दोज आर द सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर्स, एंड देन सिमिलरली आगे भी। ठीक है, ये बात बेसिक्स है। अब ये जो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देख रहे हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये कैसे बने हैं, लेट्स वर्क ऑन दैट। ठीक है, सो ये चॉम्स्की हायरार्की अभी रटनी नहीं है किसी को भी, लेकिन ध्यान में रखनी है। टाइप 0, टाइप 1 अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे इसी क्लास के अंदर, और वो पढ़ते समय आपको दिमाग के कोने में ये चॉम्स्की हायरार्की और ये डायग्राम और स्पेशली ये कंक्लूजन बना के रखना है अपनी जगह पे। ठीक है, and now let's move to types of grammar. Is everyone comfortable with this? Give me a quick response. Yes, sir. Sir. चलिए, now let's move to the types of grammar. अब types of grammar जो हैं वो किस बेसिस पर बने हैं पहले वो समझ लेते हैं। You must be wondering कि सर आपने इतने सारे वर्ड बता दिए, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ये भी नया वर्ड है, अब इसमें कॉन्टेक्स्ट भी हमारे लिए नया वर्ड है, ये भी नहीं पता हमें क्या होता है, फिर उसमें भी आपने दो और पोर्शन निकाल दिए, सेंसिटिव फ्री। कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो सेंसिटिव और फ्री कैसे पता चलेगा? ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन दैट। ये सब क्या है? ग्रामर में वी ऑल नो कि चार अलग अलग टपल्स होते हैं। ठीक है, वी हैव वीएन, वी हैव वीटी, वी हैव एस, and the fourth and the most important tuple is p. Now let me tell you, these three tuples are same for all types of grammars. Same does mean, इसका मतलब जो है, मतलब जो ग्रामर्स के बीच में क्लासिफिकेशन है उसमें इन तीन टपल्स का कोई रोल नहीं है। ये सभी ग्रामर्स के लिए एक जैसे ही होते हैं, इनमें आपस में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, गॉट इट? जो सारा डिफरेंस है वो इसका है, प्रोडक्शन रूल्स का। प्रोडक्शन रूल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अभी तक हमने प्रोडक्शन रूल को सिर्फ प्रोडक्शन रूल की तरह ही समझा था ग्रामर बनाते समय, इसमें भी कोई कैटेगरी ऐसा नहीं पढ़ा था। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी दैट स्टफ। उस कैटेगरी पे जाने से पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है, जिसमें आप प्रोडक्शन रूल्स यूजफुल है कि नहीं है, कितने यूजफुल है कितने नहीं है, वो सारी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्शन रूल। सिंपल सा एक प्रोडक्शन रूल समझिए, मैंने लिखा है ए डेराइव्स ए, डज इट मीन समथिंग? कोई सेंस है इसका? सर वो रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, रिपीट भी तो नहीं हो रहा। इसमें मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ए जो है वो खुद को डराइव करता है, तो मैं ना भी लिखूं तो कुछ मतलब, इज इट लाइक दिस कि वो अंडरस्टूड नहीं है? भाई ए खुद को डराइव करता है, मतलब इफ आई हैव ए तो आई कैन हैव ए। जब हम कोई भी नॉर्मल प्रोडक्शन रूल लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? ए डराइव ए का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास ए है तो उससे मैं ए प्रोड्यूस कर सकता हूँ, यही सिंपल सा मतलब है ना। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? अगर मेरे पास ए है तो मैं उससे ए प्रोड्यूस कर सकता हूँ। डज इट मीन समथिंग? सेंसलेस नहीं लगता ये? यस सर। इज एवरीवन गेटिंग दिस? सबको Yes, बात sir. समझ में आ रही है ना? Yes, भाई sir. लेट अस से एनी वन ऑफ यू सिटिंग, जैसे राहुल राहुल क्लास में बैठा हुआ है और मैं पूछता हूँ कि राहुल क्लास में बैठा हुआ है, और वो बोलता है हाँ सर बैठा हुआ हूँ, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर राहुल क्लास में बैठा हुआ है तो राहुल पढ़ रहा है। अरे ये तो अंडरस्टूड है, राहुल क्लास में बैठा हुआ है तो पढ़ रहा है ना। व्हाट टू से इन दिस? ठीक, सो इट्स लाइक दिस इज समथिंग सेंसलेस। ठीक, दिस इज मीनिंगलेस। बट क्या ये प्रोडक्शन रूल नहीं है? प्रोडक्शन रूल तो है ना ये। some set of non-terminals is deriving some other set of non-terminals. प्रोडक्शन रूल तो है, मीनिंगलेस है ये भी सही बात है, बट यस इट इज अ प्रोडक्शन रूल। शुड इट बी इंक्लूडेड? इस टाइप का कोई प्रोडक्शन रूल किसी ग्रामर के कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड होना चाहिए? No, sir. नहीं होना चाहिए, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम।
ऐसे प्रोडक्शन रूल को इंक्लूड करने का क्या मतलब है? दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, अब एक और टाइप का प्रोडक्शन रूल देखिए, ए बी derives सी। ठीक है, डू यू फाइंड इट यूजफुल? अगर आपको याद हो कि हमने जब वेरिएबल्स पढ़े थे पहली बार, मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में जब प्रैक्टिकली समझाया था तो मैंने इस एग्जाम्पल के साथ समझाया था, विच वॉज ए स्टार, जहां पर हमें ए स्टार की जरूरत पड़ रही थी। आपको याद होगा ये, दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल व्हेन वी हैव अंडरस्टूड की वेरिएबल का क्या यूसेज है। तो किसी को याद है क्या यूसेज था वेरिएबल्स का? एक प्रोसेस डिफाइन करता है। नहीं नहीं भाई, ग्रामर तो यहाँ पे भी बनी हुई है ना। देन आई हैव एक्सप्लेन दिस, और यहाँ मैंने समझाया था कि अब आपको समझ में आएगा कि वेरिएबल का क्या पर्पस है। इसी तरह जब हमने ए स्टार बी स्टार के लिए ग्रामर बनाई थी तब हमने फिर से वेरिएबल का पर्पस समझा था, और स्पेशली ऐसे केस को डिस्कवर किया था जहां पर स्टार्टिंग सिंबल के अलावा भी हमें किसी और वेरिएबल की जरूरत थी। सबको याद होगा? यहाँ पर कोई बता सकता है क्या एक्चुअल पर्पस था वेरिएबल का? क्यों हमने वेरिएबल का इस्तेमाल किया था ग्रामर में? For कनेक्शन। repetition. फॉर रिपीटिशन। अब इसी बात को आप थोड़ा सा और टेक्निकली समझें तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि रिपीटिशन डज मीन व्हाट, कि जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो रही है वो एटलीस्ट प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रिंग से बड़ी तो हो कम से कम। दैट्स व्हाट वी मीन बाय रिपीटिशन, यस और नो? जो पॉसिबल Yes, sir. स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रिंग से एटलीस्ट बड़ी या बराबर तो होनी चाहिए ना। गॉट द पॉइंट? अब मैं अगर ए से ए ही प्रोड्यूस कर रहा हूं तो ए को बीच में लेने का क्या मतलब हुआ? मैं सीधे एस से ही ए प्रोड्यूस कर दूंगा। सो बेसिकली ऑल आई वांट टू से इज दैट द स्ट्रिंग व्हिच इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड वो कम से कम प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रिंग से बड़ी तो हो। बट क्या यहाँ पर उसका जो बेसिक पर्पस है वो सर्व हो पा रहा है? चेक आउट दिस। आर वी एबल टू सर्व द बेसिक पर्पस? हम जिस स्ट्रिंग से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बड़ी है और जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो छोटी है। सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन स्पाइट ऑफ एक्सपेंशन। वेरिएबल का बेसिक पर्पस क्या था? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की जगह उल्टा हम कॉन्ट्रैक्शन दे रहे हैं। गॉट द पॉइंट? बात समझ में आ गई सभी को यहां तक? यस सर। सो दिस इज प्रैक्टिकली नॉट सर्विंग द बेसिक पर्पस ऑफ द वेरिएबल। ये उसका बेसिक पर्पस जो है वो सर्व नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्शंस जो हैं, ठीक, इनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। बट वी कैन नॉट से कि प्रोडक्शन रूल नहीं है। दिस इज वन टाइप ऑफ प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल की बेसिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो कुछ हमारे पास होना चाहिए, ऑल दैट स्टफ इज देयर, वो है इस प्रोडक्शन रूल में। तो हम हमारे ये प्रोडक्शन रूल काम का नहीं हो सकता है, दिस इज वन मोर केस, शायद हमारे काम का ना निकले या हम जिस टाइप की ग्रामर बनाना चाह रहे हैं उसमें काम में ना आए। बट यस, दिस इज वन टाइप ऑफ प्रोडक्शन रूल, इससे तो कम से कम हम अवॉइड नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट? यस सर। वन मोर टाइप ऑफ केस कैन बी देयर। सपोज यहां पर मैंने बोला बी सी डराइव डी ई एफ। अब कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं है यहां पर, बिकॉज द लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड मतलब जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो रही है उसका लेंथ जो है वो कम से कम वो स्ट्रिंग जिससे प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उससे बड़ा तो है। दिस इज फॉर विच आई एम श्योर। तो बेसिक प्रॉब्लम तो इसमें नहीं नजर आती। बट द थिंग इज, जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कि डू आई एक्चुअली नीड टू वेरिएबल्स? मतलब क्या अगर मैं सिर्फ बी डराइव डी ई एफ लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा? दिस वी कैन राइट और नॉट? ये लिख सकते कि नहीं? बोलो, अरे स्पीक समथिंग। सर तो इसमें सी का क्या रोल है? दैट्स व्हाट द पॉइंट। जब ये हम कर सकते हैं तो सी का क्या रोल बचा? सो अनदर आर्ग्यूमेंट कैन बी देयर कि इधर मेरे को कभी भी देयर इज नो केस जहां पर मुझे यहां एक से ज्यादा सिंबल रखने की जरूरत पड़े।
इफ आई कैन हैव वन सिंबल, वन एक नॉन टर्मिनल अगर कई सारे सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, एंड दिस इज फैक्ट, ये पढ़ा हुआ है हमने, तो फिर यहां पर दो सिंबल्स रखने का यूज ही क्या है? सो दिस इज वन मोर टाइप ऑफ एरर, एरर बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि दिस इज वन मोर टाइप ऑफ फंडामेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, कि ऐसे जो प्रोडक्शंस हैं दे मे नॉट बी रिक्वायर्ड। लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंबल बहुत है, वो कितना भी आप इससे कितना भी प्रोड्यूस करो, कितना भी लेंथ प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक, बट स्टिल कैन यू से दैट ये प्रोडक्शन नहीं है? दिस इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रूल होने के लिए बेसिक नीड्स को ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू कि मैं इन सब से आपको क्या समझाना चाहता हूं। इनिशियली जब ग्रामर बनी तो बिल्कुल ऐसे ही बनी जैसे हमने पढ़ी है। इनिशियली पीपल हैव डिफाइंड सम प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है, जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ प्रोडक्शन रूल्स को डिफाइन किया, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके दिमाग में ये सब बातें नहीं थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली, उस सिनेरियो में जाके देखिए तो आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। और क्या, जैसे नॉर्मली जैसे किताब विताब पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ोगे, रट रट के कि टाइप 0 के ऐसे प्रोडक्शंस होंगे, टाइप 1 के ऐसे प्रोडक्शंस होंगे, तो क्या होगा, फिर एग्जाम टाइम पे रटना पड़ता है बैठ के, और रटना इज समथिंग विच आई हेट। तो मैं खुद नफरत करता हूँ उस प्रोसेस से, इसलिए आई ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट कि मैं स्टूडेंट्स को जब भी कुछ समझा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन या कोई ऐसी स्टोरी बना के समझा दूं जिससे उनको रटना ना पड़े, एक बार में बात सीधे दिमाग में घुसे, और इस तरह से घुसे कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है तब तक वो याद रख सकते हो उसको, सीधे परमानेंट मेमोरी में चीजें जानी चाहिए। इसलिए इतना सारा स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ मैं इसको समझाने के लिए। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ साइंटिस्ट और द पीपल जो भी ग्रामर के प्रोडक्शन के पीछे थे उन्होंने कैसे चीजें डिस्कवर की। उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही डिस्कवर किया जैसे हमने पढ़ा है। नॉर्मली लोग ऐसे पढ़ते नहीं है। आप जनरली ऑटोमेटा के क्लासेस अगर चलते हुए देखेंगे तो आमतौर पे लोग पहले ये टाइप्स ऑफ ग्रामर ही पढ़ते हैं, पहले चॉम्स्की हायरार्की पढ़ते हैं, थ्योरीज खत्म करते हैं, टाइप 0 क्या है, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, 3 क्या है, ये सब पढ़ते हैं। फिर इसको पढ़ने के बाद फिर जाके वो ग्रामर बनाना स्टार्ट करते हैं। बट द प्रॉब्लम आई फेस्ड, मैं जब मेरे स्टूडेंट टाइम में था तो मुझे ये सब रटना पड़ा था बैठ के, बिकॉज जिन लोगों ने डिस्कवर किया दुनिया में कोई ऐसी टेक्निक और मशीनरी नहीं है जिसकी पहले थ्योरी बनी हो और फिर प्रैक्टिकल हुआ हो। दिस इज प्रूवन ट्रूथ। आज आप दुनिया में जितने भी इन्वेंशन देखते हैं, जितने भी इन्वेंशंस देखते हैं, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी साइंटिस्ट, एनी ब्लडी साइंटिस्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन, जो फिजिक्स के साइंटिस्ट हुआ करते थे, वहां से आप किसी केमिस्ट्री साइंटिस्ट पे जाके देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट पे जाके देख लीजिए, दुनिया का कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई ऐसा स्टडी नहीं है जिसकी थ्योरी पहले बनी हो और प्रैक्टिकल बाद में बना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में पूरा का पूरा स्टडी स्टार्टिंग फ्रॉम योर नर्सरी क्लास, नर्सरी से स्टार्ट होके और लास्ट तक बीटेक तक हर क्लास में यही पैटर्न फॉलो होता है। फर्स्ट वी स्टडी थ्योरी देन वी गो फॉर प्रैक्टिकल, फर्स्ट वी स्टडी थ्योरी देन वी गो फॉर प्रैक्टिकल, जबकि दुनिया के सारे इन्वेंशन उल्टे हैं। लोगों ने पहले प्रैक्टिकल्स किए, प्रैक्टिकल्स करके जो रिजल्ट्स मिले, जो कंक्लूजन मिले, उनको थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया गया। पर अपन उल्टा ही पढ़ते हैं हमेशा, मोस्टली बुक्स इसी पैटर्न पे हैं, पहले थ्योरी बताती हैं फिर प्रैक्टिकल बताती हैं। बट मेरा ये अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मैं हमेशा पहले प्रैक्टिकल्स पे ही लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल्स करने के बाद यू बिकम कंफर्टेबल विद द थिंग्स, और आप फिर उन चीजों को एक्चुअली उस तरह से पढ़ रहे होते हो जिस तरह से साइंटिस्ट ने, उन लोगों ने जो उसके इन्वेंटर्स हैं, जिस तरह से उन्होंने इन्वेंट किया है, आप उस तरह से पढ़ रहे होते हो। इसलिए मैंने पहले आपको ग्रामर बनाना सिखा दिया, ताकि प्रोडक्शन रूल क्या है और उसका रोल क्या है इस बारे में आपके दिमाग में कोई डाउट, कोई संशय नहीं रहना चाहिए। अब टाइप ऑफ प्रोडक्शन बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कहां से आई ये टाइप्स ऑफ ग्रामर्स। सो इनिशियली जब ग्रामर बनी तो जैसे हमने पहले ग्रामर डिजाइन कर ली, हमने पहले ग्रामर डिजाइन करना सीख लिया,
ऐसे ही डिजाइन हुआ। बट वाइल अब सिंस वी आर स्टूडेंट्स, हम बीटेक कर रहे हैं और लिमिटेड पर्पस सर्व कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी रिसर्च, तो इसलिए हमने बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस किए, 8 10 12, और उनसे जितना नॉलेज हमने गेन किया है दैट इज द ओनली knowledge property what we have. But people have studied so many grammars, बहुत अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस, बहुत अलग अलग टाइप की चीजें जब उन्होंने प्रोड्यूस की, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उन्हें समझ में आया कि कुछ ऐसे प्रोडक्शंस थे जो उन्होंने इन्वेंट तो कर लिए, जो उन्होंने यूज तो कर लिए, बट दे कैन बी इम्प्रूव्ड, मतलब उनमें कुछ रिडंडेंसी बाकी रह गई, उनमें कुछ खामियां बाकी रह गई, and that is how different types of grammars kept on generating. बात समझ में आई आपको? Yes, sir. Everybody has got the point? स्टोरी समझ में आ गई सबको कि Yes, कहाँ sir. से आए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स? लोगों ने पहले प्रोडक्शंस बना लिए, दे हैव सर्व्ड द पर्पस, लैंग्वेज बना ली, बट उसको बनाने के बाद ही उन्हें समझ में आया कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड सम अननेसेसरी प्रोडक्शंस, और उनको हमको चेंज कर देना चाहिए या उनकी गलतियां हमें बता देनी चाहिए. सो दैट इज हाउ टाइप जीरो, अब टाइप जीरो में जो गड़बड़ मिली उसको रेक्टिफाई किया. सो रेक्टिफिकेशन के बाद व्हाट वी हैव गॉट, टाइप वन ग्रामर विच इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. अब इसको साथ देखते हुए चलिए, लेट मी शेयर द स्क्रीन. चेक करो एक बार, स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर, visible. Yes, sir. गुड. सो फर्स्ट व्हाट वाज डिस्कवर्ड, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर. ठीक है, फिर उसमें कुछ गलतियां मिली, वो गलतियों से समझ में आया, तो उन्होंने उसको हटाया नहीं. दे डिडंट सेड कि नहीं पहले हमने कुछ किया ही नहीं था. ठीक है, सो व्हाट दे डिड, उन्होंने उसको वैसा का वैसा रहने दिया. दे हैव गिवन सम नेम टू दोस प्रोडक्शंस. ओके, एंड द न्यू थिंग व्हाट दे हैव डिस्कवर्ड, उस पे उन्होंने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए और बोला कि अब इसका नाम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है. गॉट इट? फिर उस ग्रामर में भी कुछ गलतियां मिली. when they found some mistakes in context sensitive also, उनको लगा कि इसमें कुछ और unnecessary चीजें हैं जो अभी हमने छोड़ दी हैं, we should remove them also. तब उन्होंने नया टाइप डिस्कवर किया, that is context free, so that's why it is called type 2. It's growing. ठीक है, फिर उनको लगा context sensitive में भी कुछ प्रॉब्लम छूट गया है, this should also be removed, ये भी रिमूव कर देना चाहिए मेरे को. So then they have discovered the final type which is regular grammar. Got it? It doesn't mean that ये unrestricted बेकार है या इसका कोई यूज नहीं है. It doesn't mean context sensitive और context free बेकार है, इनका कोई यूज नहीं है. It never means this. They generates a different set of languages. Unrestricted grammars जो हैं वो comparatively बहुत सारी languages को generate कर सकती है. इसी तरह context sensitive इससे थोड़ी कम लैंग्वेजेस को जनरेट करती है, ये और कम लैंग्वेजेस को जनरेट करती है, एंड इट पुट्स सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस. प्रोडक्शन रूल्स बहुत एक्यूरेट हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि दे आर एक्यूरेट, इसलिए वो कुछ सर्टेन लैंग्वेजेस को ही जनरेट करते हैं. गॉट द पॉइंट? समझ में आ गई बात सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे इस पूरे डिस्कशन को, तो ये जो मैंने आपको गलतियां बताई है ना, इसमें ऑलरेडी हमने टाइप पढ़ ली है, हमने ऑलरेडी सारे टाइप पढ़ लिए, मैंने सारे टाइप आपको बता दिए. ठीक, अब बस इतना काम बाकी है कि मुझे आपको केवल ये बताना है कि जो गलती मैंने आपको इनफॉर्मली समझा दी है ऑलरेडी कि ये गड़बड़ है, इसको ठीक करना चाहिए, इसमें से कौन सी गलती किस टाइम पर ठीक की गई. मैंने अनरेस्ट्रिक्टेड में क्या गलती थी, वो गलतियां पढ़ ली हमने पहले ही, पर अनरेस्ट्रिक्टेड में क्या गलती थी, एंड आफ्टर रिमूविंग दैट हमने क्या क्रिएट किया और उसमें क्या गलती रह गई. अब बस हमें इनको नामों से रिलेट करना है कि गलती नंबर 1 ये थी, गलती नंबर 2 ये थी. गलतियां हमको पहले से पता है, बस नंबरिंग करनी है. ठीक है, तो अब ये सारी चीजें तो समझने के लिए थी. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम फॉर्मल थिंग्स. एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, तो अब ये लिखना है आपको. ठीक है, जो मैं अब आपको बता रहा हूं. तो अब सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिफाइन द अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर. ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर क्या कहती है? कॉपी पेन लेके बैठो सब लोग, आई एम डिक्टेटिंग समथिंग, राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग डाउन दैट.
आई एम गिविंग यू अ मिनट. 1 मिनट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ सभी का. इट्स 13:35. 18 सेकेंड्स. 13:36. 25 सेकेंड्स पे हम वापस स्टार्ट करेंगे. टिल देन ब्रिंग योर कॉपी, ब्रिंग योर पेन एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन द थिंग्स. मैं डिक्टेट करूंगा कुछ, वो आपको लिखना है साथ में. ठीक है? टेक आउट द कॉपी एंड पेन. नोटबुक और पेन लेकर बैठिए. हाँ जी. एवरीबडी हैज गॉट द कॉपी एंड पेन. नोटबुक और पेन ले लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, गुड. अब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ कुछ. यू आर सपोज टू राइट इट डाउन. ओके? लिखिए. अबाउट द अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर. नोट इट डाउन. अ ग्रामर. A grammar G is equal to Vn, comma, you can see it on the board also. Vn, comma Vt, comma P, comma S. ठीक है? और इनके साथ आपको इनकी यूजुअल डेफिनेशंस भी लिखनी है. ठीक है? जैसे Vn is the finite set of non-terminal symbols, Vt is the finite set of terminal symbols. ये डेफिनेशंस आपको पहले से पता है और वो आपको साथ में लिखनी है डिफाइन करते समय. ठीक है? ध्यान रखेंगे ये चीज. So a grammar G is equal to this. is called to be is called to be an unrestricted ब्रैकेट में लिख देंगे टाइप 0. एन अनरेस्ट्रिक्टेड ब्रैकेट में लिख देंगे टाइप 0 ग्रामर if and only if and only if all the production rules are of the type alpha derives beta. All the production rules are of the type alpha derive beta where alpha and beta where alpha and beta are are arbitrary string of symbols. Arbitrary string of symbols with
अल्फा नॉट इक्वल्स टू नल। कहने का मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर में हर तरह के प्रोडक्शंस जो हैं वो अलाउड हैं, केवल एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि अल्फा जो कि प्रोड्यूस कर रहा है कम से कम वो नल नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज अलाउड। गॉट इट? लिख लिया सभी ने? एवरीबडी हैव रिटन दिस? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज व्हाट योर अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर फॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, अब ठीक इसी तरह सभी को बाकी ग्रामर्स की भी फॉर्मल डेफिनेशन नोट कर लेनी है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर तरीके की ग्रामर में हर चीज होगी, वी एन वी टी पी एस, और वी एन वी टी और एस जो है वो सभी के लिए सेम होंगे। केवल और केवल अगर कहीं डिफरेंस होगा तो वो कहाँ होगा? द ओनली डिफरेंस इज इन पी। तो हमको लिखना तो सभी कुछ पड़ेगा हर ग्रामर के लिए, बट ऑल वी हैव टू चेंज इज द टाइप ऑफ पी। तो इसी तरह से जैसे आपने अब अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए लिखा है, जस्ट लाइक दैट राइट इट, पुट डाउन द हेडिंग कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। गेट दिस हेडिंग कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ऑब्वियसली आपको हायरार्की देख के समझ में आ ही चुका है, चॉम्स्की हायरार्की देख के, कि दिस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव इज टाइप 1। और मैं वापस याद दिला दूं कि चॉम्स्की हायरार्की दो अलग अलग चीजों के लिए पूछी जा सकती है। चॉम्स्की हायरार्की आपको ग्रामर्स के लिए पूछी जा सकती है और चॉम्स्की हायरार्की लैंग्वेज के लिए पूछी जा सकती है। एक दूसरे में मर्ज मत करना। अगर चॉम्स्की हायरार्की लैंग्वेज के लिए पूछी गई है और आपने ग्रामर वाली चॉम्स्की हायरार्की लिख दी है, तो मतलब डोंट एक्सपेक्ट एनी मार्क। ये इतने स्ट्रिक्ट हैं टॉपिक्स, नाम सेम है लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि इनका मीनिंग रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उधर रिवर्स हो जाएगा, बॉटम टू टॉप चलेगा सब कुछ। ठीक है, वो बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम क्या डिफरेंस है, ये जब मैं समझाऊंगा चॉम्स्की हायरार्की लैंग्वेजेस के रेस्पेक्ट में, तो उस पॉइंट पे आपको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अब इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव के लिए लिख लीजिए, एनी सेम लैंग्वेज रिपीट कर दो। अ ग्रामर जी वी एन वी टी पी एस ब्रैकेट में टाइप इज कॉल्ड टू बी कॉन्टेक्स्ट ब्रैकेट में टाइप 1 if and only if all the productions are of type alpha drives beta। बस ये अल्फा और बीटा की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी हर जगह पर। ठीक है, तो यही सेम चीज एक्सेप्ट दिस वेयर अल्फा एंड बीटा आर, ये वाली लाइन छोड़ के आप चारों हेडिंग्स बना लेना और इनको एज इट इज पूरी लैंग्वेज को कॉपी कर लेना, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव के लिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री के लिए, रेगुलर के लिए, सबके लिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि ये डिफरेंस क्या क्या है इनमें। ठीक है, मैं अल्फा और बीटा की डेफिनेशन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, बाकी सब आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? No, sir. सो अल्फा डराइव्स बीटा। ठीक है, मैंने अभी आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया था। यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन से पहले है, मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो तो है ही, प्लस उसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा जुड़ जाता है? लेंथ ऑफ अल्फा। दिस दिस मॉड सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग कार्डिनलिटी, लेंथ। Length of alpha should always be less than equals to length of beta. That's what I've explained. Contraction is not allowed. Got the point? Contraction is not allowed. जो लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही है और जिसको प्रोड्यूस कर रही है, वो प्रोड्यूस होने वाली लैंग्वेज कम से कम उस पहले वाली लैंग्वेज से लंबी हो, बड़ी हो। कॉन्ट्रैक्शन अलाउड नहीं होता। दिस इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। गॉट इट? बाकी सारी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं पहले वाले से अल्फा बीटा तक, सब कुछ सेम ही होगा। ठीक है, दिस इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। नाउ आई एम राइटिंग इट फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट फ्री, अगेन सेम लैंग्वेज यू हैव टू रिपीट। ठीक है, अल्फा बीटा तक all will changes the definition of alpha and beta। so context free grammar के अंदर भी वो सारे प्रोडक्शंस अलाउड हैं विच आर ऑफ द अल्फा ड्राइव्स बीटा। अब यहाँ अल्फा की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, जहां पर अल्फा क्या होना, अल्फा शुड बी एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल।
अभी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल लिया था यहाँ पर जिसमें आई हैव टोल्ड यू कि अगर मैं बी सी से डी ई एफ डिराइव कर रहा हूँ तो बेसिकली वन ऑफ दिस सिंबल मे बी यूजलेस, क्योंकि बी अकेला ही काफी है ये कितने भी नॉन टर्मिनल्स या टर्मिनल्स के सेट को डिराइव करने के लिए. सो ये जो हम रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे थे, दिस इज अप्लाइड इन कॉन्टेक्स्ट फ्री. सो अल्फा क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, और जो बीटा है यहाँ पर दैट कैन बी एनी स्ट्रिंग, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, वो नॉन टर्मिनल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. ठीक है, सो एनी स्ट्रिंग. ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन वाला जो रूल है ये एज इट इज चलता रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन भी हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, प्लस इधर मुझे मल्टीपल सिंबल्स भी नहीं चाहिए, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर मल्टीपल सिंबल्स नहीं चाहिए. गॉट द पॉइंट? समझ में आ गया सभी को? ठीक है. Yes, sir. नाउ लास्ट वन इज regular grammar. Again the same language, everything will remain same. What will change? Alpha and beta. So all productions of type alpha and beta are allowed where alpha should be exactly one non terminal. ये as it is चलेगा context free में से. ठीक है, अब यहाँ पर बीटा पे भी रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा. बीटा किस फॉर्म में होना चाहिए? only two forms are allowed, a x or b, not more than that. Okay, fine. Not b actually. This is a. बीटा किस फॉर्म में होना चाहिए? a x या फिर a. So what is this a? Single terminal. Single terminal. This is x is what? Obviously a will remain same here also. And what is this x? X is single non-terminal. तो कॉन्टेक्स्ट फ्री जो है वो सिर्फ उस पर ही रेस्ट्रिक्शन लगाता है जिससे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन रेगुलर ग्रामर जो है वो बीटा पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाता है. द थिंग विच इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड दैट शुड आल्सो नॉट बी सेंसलेस, वो भी मीनिंगफुल होनी चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए. गॉट द पॉइंट? ठीक है. सो दिस इज व्हाट योर चॉम्स्की हायरार्की एंड टाइप्स ऑफ ग्रामर्स. नाउ इज एवरीवन क्लियर फॉर दिस? तो मैं फटाफट से अटेंडेंस पे मूव सर, करूं. एक डाउट है हाँ पूछो. सर. ये जो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड है वो वाला अल्फा कभी ए स्टार नहीं बना पाएगा क्या? क्योंकि इट कैन नॉट डिराइव नल. नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया. वो नल डिराइव कर सकता है, पर डिराइव करने वाली चीज नल नहीं होनी चाहिए. ध्यान से देखो व्हाट इज बीन रिटन. जो रेस्ट्रिक्शन है वो अल्फा पर है, बीटा पर थोड़ी है. इज सिंपली सेइंग ए कैन डिराइव नल, दैट्स पॉसिबल. देखो ध्यान से, अल्फा नल नहीं होना चाहिए, बट नल कैन नॉट डिराइव ए, इसके लिए मना किया गया है. Got it? Yes, got it. Anybody else has any doubt? Class DC1 26 फटाफट करेंगे. ठीक है, बहुत बड़ा हो गया. Yes, first column वाले students, screen visible है? Number 1. 1. Anybody else? 46. ये 1 नहीं है, कुछ और बोला क्या इसने? सर 1 ही बोला 1. Okay, 26. फटाफट बोलते जाओ. I'm listening everyone. 58. 49. 149. सब एक साथ भी बोलोगे तो भी चलेगा. 43. Speak together. 34. Anybody else? First column. 33, sir. 33. 43 लगा दिया बेटा, स्क्रीन पे देख के बोलो. 33, sir. 33. 43. ओके, सर 92 सीरीज 04 हो गया. 04 की 40? 04 सर. 92 92 सीरीज 04 फर्स्ट वाले में कहाँ है?
बेटा फर्स्ट वाले में तो नहीं है कहीं 92 सीरीज 04? देख के बोलो ध्यान से। हो गया फर्स्ट कॉलम, कोई बाकी तो नहीं है? चलिए सेकंड कॉलम वाले। सर 21. Last 34. 38. Last 13. 28. 34, Last 35. third, sir. 35 हो गया, 44 हो गया, Third, sir. Last 34. लास्ट थर्ड वर्ड नहीं, नाम नंबर बोलो अपना। Sir, last third. D2D 61 161. 161। Last third, sir. 28. 66. अरे बेटा ये लास्ट क्या बोल रहे हो, नंबर बोलो ना। 28. 28, sir. D2D 51 D2D 2D, 51 हाँ, हो गया 0 27. 04. 04 13। बोल दो। Anybody else? 27. 66 21 59. 59 27. 27 डन हो गया। फाइन, जिनका अटेंडेंस हो रहा है दे कैन लीव द क्लास। ओके, अटेंडेंस जिसका लग जाए, मेक श्योर कि आपका अटेंडेंस लग गया है तो लीव द क्लास, जा सकते हैं। ठीक है, थर्ड कॉलम पे आओ। 52. 03. 165. 60. 165 60 35. 35. 35 35 हो गया। 28. 60. 28 45, sir. 60 45 29. 29। Anybody else? 36. 36। और कोई इस कॉलम में? Anybody else in this column? ठीक है, फोर्थ कॉलम जिसका अटेंडेंस होता जा रहा है, लीव द क्लास। 04. 23. 53 29. 04. 104. 29 04. 04 104 yes 37. 37 D2D और 15. 8 15 both are done. Anybody else? इस कॉलम में 61 और कोई इस कॉलम में? Anybody else in this column? चलिए सेकंड लास्ट कॉलम। 56. 40. 24. 40 24 51. Anybody? 38 last. 47. 38 last 31 47 2. 2 113. 113 Anybody else? 62. Anybody else? इस कॉलम में और कोई बाकी है? Everybody please make sure जिसका अटेंडेंस हो गया है, don't stay, leave the class. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम। 42. 125. 39. 125 37. 63. 57 48 39. 63 Sir, 39. 39 हो गया। 19 done 10 done 26 done। Anybody else? Fine, हो गया सबका अटेंडेंस, लीव द क्लास। Sir. हाँ Sir, third row. 5. Hello. बेटा कॉलम बोलो जल्दी, कौन से कॉलम में है? Third column. Sorry. थर्ड कॉलम Zero. में कौन सा? 05. 05 ठीक है, जाओ, हो गया। Anybody else?